Welcome back to my channel. This is Khushbu and in this video we'll discuss measure of money supply. ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे M0, M1, M2, M3 एंड M4 के बारे में कि ये क्या होती हैं, इन टर्म्स का क्या मतलब है, इनकी एग्जाम्पल्स, इनके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो आप इन टर्म्स को समझिए. एक पिक्चर में मैंने दिखाया है कि एक पर्सन है, उनके हाथ में कुछ कैश है. तो ये क्यों दिखाया है कि कैश इन पब्लिक एक टर्म यूज होगी इन द कमिंग स्लाइड्स. तो कैश इन पब्लिक का क्या मतलब होता है कि लोगों के पास, आम जनता के पास कितना पैसा कैश की फॉर्म में अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं कैश इन पब्लिक. नेक्स्ट है टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा डिपॉजिट जो कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास छोड़ते हो, आप मनी डिपॉजिट करवाते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और वो पैसा आपको उस फिक्स टाइम के बाद में ही मिलेगा. जैसे एग्जांपल है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट. अब जैसे आपने 1 साल के लिए एफडी करवाई या 2 साल के लिए करवाई, तो वो पैसा आपको उतने टाइम बाद ही मिलेगा उस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. हाँ, लेकिन अगर आपको पहले चाहिए इन एनी कंडीशन, वो आपको दे देंगे, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट रेट उस पे जो डिसाइड हुआ था वो उतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा. जैसे रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, आरडी जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो आप, जैसे आपने पैसा जमा करवाया बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में. डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप वापस डिमांड करोगे उस पैसे की, तो आपको वो पैसा मिल जाएगा विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन. अगर मैंने अपने सेविंग अकाउंट में आज 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाई है और कल मैं उसको, आने वाले कल को मैं उसको निकालना चाहती हूँ, विदड्रॉ करना चाहती हूँ, तो वो मुझे विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगा. इसमें हमने 3 टर्म्स देखी, कैश इन पब्लिक, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट. अब ये टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट बैंक में भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है. यहाँ पे हमने बैंक और पोस्ट ऑफिस ही क्यों मेंशन किया है, आपको कमिंग स्लाइड्स में समझ आ जाएगा. अब हम समझते हैं M1 क्या होता है. देखो, हमने अभी देखा कि करेंसी विद पब्लिक क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक क्या होता है. तो बैंक में डिमांड डिपॉजिट जो भी आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो उसको बोलते हो. तो जब हम करेंसी विद पब्लिक, पूरी जनता के पास जो कैश अवेलेबल है, प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स को, दोनों का सम कर देंगे, उसके सम को हम बोलते हैं M1. M1 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं. तो फर्स्ट टर्म आपकी क्लियर हो गई M1. M1 का क्या मतलब होता है, जो भी करेंसी विद पब्लिक होगी और जो बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट में पैसा होता है, उन दोनों के सम को हम M1 बोलते हैं. नेक्स्ट है M2. अब ने देख लिया कि M1 क्या था, कैश इन पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स. अब हमने उसमें पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट को भी कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को, जो वहां पे हम सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं. अगर हम पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट को भी M1 में ऐड कर दें तो वो होता है M2. तो M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जिसमें हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट है M3. M3 को हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं या फिर एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं. अब इसको क्यों बोलते हैं वो आप फॉर्मूले से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि M3 में हम M1 जो कि है कैश इन पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, उसमें हम बैंक्स के पास जो भी टाइम डिपॉजिट होता है उसको भी ऐड करते हैं. तो इन सभी को जब हमने ऐड कर दिया, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी या फिर एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज. इसको हम डिनोट करते हैं M3 से. टाइम डिपॉजिट क्या थे, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया था, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, इनको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट. उन सभी के सम टोटल को हम M3 से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है M4. M4 में हम किसको डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, M3. M3 क्या था, M1 प्लस जो भी टाइम डिपॉजिट है विद बैंक्स. तो क्या हो गया,
कैश इन पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक विद प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। अब हमने उसमें पोस्ट ऑफिस की टोटल सेविंग्स को ऐड कर दिया। टोटल सेविंग्स मतलब डिमांड डिपॉजिट भी और टाइम डिपॉजिट भी, तो इन सभी को ऐड करके क्या बनता है, M4 बनता है। तो M4 को आप कैसे डिनोट करोगे, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जिसमें टाइम डिपॉजिट भी है और डिमांड डिपॉजिट भी है। अब हम देखते हैं M0 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि M0 को क्या बोलते हो, रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिजर्व मनी क्या होती है, वो होती है M0। उसमें हम किस डिपॉजिट को या किसको इंक्लूड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट होता है जो आपका है, जो जैसे सपोज आपके पास गोल्ड है तो वो आपको किसी को देना नहीं है, ये नहीं है कि मुझे वो वापस करना है, वो मेरा एसेट है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो आपका एसेट है। लायबिलिटी होती है जो हमने किसी से लोन लिया या फिर किसी से उधार में लिया, वो आपको वापस करना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो होती है लायबिलिटी। तो अगर हम आरबीआई की बात करें, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसके एसेट्स क्या होते हैं, जो भी आरबीआई के पास गोल्ड डिपॉजिट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, या फिर आरबीआई जो भी बैंक्स को लोन देता है वो भी आरबीआई का एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि जो भी लोन में बैंकों को पैसा दिया है वो आरबीआई के पास तो वापस आएगा ही आएगा, विद इंटरेस्ट आएगा, तो वो क्या है, आरबीआई का एसेट है। अगर हम आरबीआई के लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी क्या, जो उस पर बर्डन है, जो उसको वापस देना है। सबसे पहले तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी पैसा सर्कुलेशन में है, चाहे वो बैंक्स में डिपॉजिट है चाहे वो लोगों के पास है, कैश इन पब्लिक है, वो आरबीआई की लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि वो पैसा अगर आपके पास 2000 का नोट है तो वो इसी प्रॉमिस पे है ना, क्योंकि आरबीआई उस पे लिखा होता है कि आरबीआई प्रॉमिस करता है आपको 2000 रुपए देने के लिए। आप उसको तभी, उस कागज के टुकड़े को तभी आप वैलिड मानते हो ना, क्योंकि उस पे एक प्रॉमिस लिखा होता है कि आरबीआई इसके लिए आपको 2000 रुपए देगा। तो वो आरबीआई की लायबिलिटी है। जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है वो आरबीआई की लायबिलिटी है, वो आरबीआई को वापस देनी पड़ेगी, किसी को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बैंकर्स डिपॉजिट टू आरबीआई। अब एक तो होता है कि बैंक, जो आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया, वो तो हुआ आरबीआई का एसेट। एक होता है जो बैंक्स आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, जैसे हम एज एन इंडिविजुअल अपने सेविंग अकाउंट में किसी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दें, तो वो बैंक की तो लायबिलिटी हुई ना, क्योंकि उसको वापस देने हैं हमें। ऐसे ही जो बैंक्स डिपॉजिट रखते हैं आरबीआई के पास, वो आरबीआई की लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिपॉजिट टू आरबीआई। अब जो भी गवर्नमेंट पैसा डिपॉजिट करती है आरबीआई के पास, वो भी आरबीआई की लायबिलिटी है। हमने एसेट और लायबिलिटी क्यों समझा, क्योंकि जो ये लायबिलिटी के दो होते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट टू आरबीआई, जो ये दो पार्ट हैं, इनको आप बोलते हो रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी। तो M0 पे आप, M0 में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट टू आरबीआई, जो कि ये दोनों आरबीआई की लायबिलिटी हैं। इनको हम वॉल्ट कैश विद बैंक्स भी बोलते हैं, काफी बुक्स में इसको वॉल्ट कैश विद बैंक्स भी लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्ट कैश विद बैंक्स क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट टू आरबीआई। इसका मतलब ये नहीं होता कि आरबीआई कितना भी करेंसी इशू कर दे या कितना भी करेंसी प्रिंट कर दे, उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो भी हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप अब आपको M0, M1, M2, M3 और M4 समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, क्या आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक में। सबसे पहले तो आपको MCQs में पूछ लिया जा सकता है कि रिजर्व मनी किसको बोलते हैं। तो वहां पे आपको ये नहीं जरूरी कि M0, M1 लिखा होगा, आपको सिंपली पूछा जाएगा कि रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी क्या होती है। ऑप्शंस में ये होगा, जैसे करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट टू आरबीआई, या फिर एक ऑप्शन दे दी जाएगी गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो लाइकवाइज ऐसे ऑप्शंस दे दी जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी M0 को बोलते हैं, और है क्या वो,
करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट टू आरबीआई का सम टोटल। जहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि M1 क्या है, तो हमने अभी देखा है कि M1 क्या है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि नैरो मनी किसको बोलते हैं, M1, M2, M3 और M4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर नैरो मनी में क्या इंक्लूडेड है ऐसे आपको टर्म्स दे देंगे, जैसे करेंसी विद पब्लिक से लाइकवाइज। M2 पूछ लिया जा सकता है कि M2 में आप जैसे ऑप्शंस कैसे देते हैं कि M2 पे हम M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स इंक्लूड करते हैं। अब आपको वहां पे पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस की सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होती है M2 में। अगर हम पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग्स को इंक्लूड करेंगे तो वो होता है M4। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। M3 ब्रॉड मनी है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज हम किसको मानते हैं, तो सारे कैश इन पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स के पास है प्लस बैंक्स के पास जो टाइम डिपॉजिट है वो है M3। इसमें हम अगर पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग्स इंक्लूड कर देंगे उसको हम बोलते हैं M4। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं बची होगी। स्टिल आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये है कुछ मेरे सोशल हैंडल्स, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ पे सभी टॉपिक्स की मैं PDF डालती हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ पे आप मेरे को DM करके भी पूछ सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ यू like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.